नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ज्यादा खुश होंगे क्योंकि एसएससी सीजीएल 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा उन सभी के लिए जिनका एसएससी सीजीएल में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो आप अब लोग पार्टी कर रहे होंगे, मुझे पता है, बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं पिछले 1.5 साल से एएसओ इन सीएसएस की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ और डीओपीटी में मैं अभी काम कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं 9 महीने पोस्टल असिस्टेंट के तौर पर भी काम कर चुका हूँ, जो कि मैं एसएससी सीएचएसएल 2019 के थ्रू सिलेक्टेड था। ठीक है। और मेरी जो पोस्टिंग थी वो थी सब पोस्ट ऑफिस भुंतर में। भुंतर एक जिला है जो कुल्लू के अंडर लगता है। आपने सुना होगा कुल्लू मनाली हिमाचल की वादियों के बीच स्थित है। हर कोई वहां पर जाना चाहता है, लोगों की ड्रीम ड्रीम जगह होती है कि जिंदगी में एक बार कुल्लू मनाली घूम कर आए। तो मैंने वहां पर 9 महीने काम किया हुआ है। तो वहां का मेरा एक बहुत ही प्यारा अनुभव है, वहां के लोगों का, इस डिपार्टमेंट का और नेचर का। तो मैं आज इस वीडियो में उसी एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है उन लोगों के लिए जिन्हें एसएससी सीजीएल के माध्यम से पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट मिली हुई है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए एक कंप्लीट गाइड के तौर पर काम करेगी। क्या? ये वीडियो उन बच्चों के लिए कंप्लीट गाइड के तौर पर काम करेगी जिनको भी पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट अलोकेट हुई है, क्योंकि मैं इस वीडियो में हर चीज शेयर करने वाला हूँ, जो भी मैंने वहां महसूस की, जो भी मैंने सीखा और जो भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, जब क्योंकि आप लोग भी इस डिपार्टमेंट में अब काम करने वाले हैं। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। ठीक है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तो उसके बाद सबसे पहले क्या प्रोसेस होने वाली है, जिसमें सर्कल एलोकेशन की प्रोसेस होगी सबसे पहले तो। उसके बाद जब आपको सर्कल मिल जाएगा, फिर आपका डिवीजन एलोकेशन होगा। डिवीजन जब आपको मिल जाएगा तो आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ठीक है। और ज्वाइनिंग लेटर के साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी आएंगे, तो उनको फिल करके आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे। तो वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपके लिए जरूरत पड़ेगी, वो सारा मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो फिर आपकी कहीं ना कहीं पोस्टिंग भी होगी किसी जगह, किसी पोस्ट ऑफिस में या सर्कल ऑफिस में। तो पोस्टिंग आपकी कहाँ कहाँ हो सकती है वो सारा भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जैसे कि इसमें हम बहुत सारे टर्म्स के बारे में जानेंगे जिसके बारे में यूट्यूब पर इतनी अभी नॉलेज नहीं है। हर कोई कंफ्यूज होता है, क्योंकि मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था जब मैं ज्वाइन करने वाला था कि सर्कल ऑफिस क्या होता है, डिवीजन ऑफिस क्या होता है, हेड ऑफिस या पोस्ट ऑफिस, ये तो हमने सुनाई है क्योंकि हमारे आसपास बहुत जगह हमने देखा हुआ भी है। ठीक है। और एसबीसीओ क्या होता है। तो यानी आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी, उन सभी के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि कहाँ पे कैसा वर्क प्रोफाइल है और क्या काम कराया जाता है। ठीक है। जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो आप पोस्टिंग मतलब वहां पर जाएंगे काम करने के लिए, तो आपको क्या क्या काम दिया जाएगा, तो उस काम पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। कि क्या क्या वर्क प्रोफाइल है पोस्टल असिस्टेंट की भी और सॉर्टिंग असिस्टेंट की भी, क्या क्या आपसे काम वहां पर करवाएंगे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे पूरी फुल डिटेल में। ठीक है। और वर्किंग प्रोफाइल के बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सैलरी, क्योंकि एट द एंड हम सैलरी के लिए ही काम कर रहे हैं और यही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है नौकरी करने का। तो सैलरी के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे कि एक्स वाई जेड तीनों सिटी में आपको कौन कितनी कितनी सैलरी मिलने वाली है। ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गई। इसके बाद हम ट्रेनिंग पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग किसी भी नौकरी का सबसे खूबसूरत पार्ट होता है। तो कैसी ट्रेनिंग होती है पोस्ट ऑफिस में पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट पर, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। 2 महीने की ट्रेनिंग होती है और बहुत ही खूबसूरत ट्रेनिंग होती है। इसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि क्या क्या इसमें बताया जाता है। ठीक है। ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद हम ट्रांसफर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि पोस्ट ऑफिस में कैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं, कौन कौन से रूल अभी काम कर रहे हैं, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। ट्रांसफर के बारे में हम बात कर लेंगे, उसके बाद हम प्रमोशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब हम नौकरी पर लग जाते हैं तो हमारी क्या उम्मीद होती है कि हमारा प्रमोशन कब होगा, कैसे होगा। तो ठीक है, प्रमोशन के क्या क्या रूल है पोस्ट ऑफिस में, कैसे कैसे प्रमोशन होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज क्या है इस पोस्ट की, क्योंकि वन एंड ओनली एडवांटेज है इस पोस्ट की, और वो क्या है जिसकी वजह से ये बहुत ही खूबसूरत पोस्ट भी बन सकती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे लास्ट सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि क्या हम इस पोस्ट के साथ आगे की पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि यही जो पोस्ट है सिर्फ यही पोस्ट है जो कि 6 डेज की है, यानी एक हफ्ते में आपको 6 दिन काम करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में सवाल आता है कि क्या हम इसके साथ तैयारी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, मैंने सारे ही पॉइंट्स ले चुके हैं। मतलब एक कैंडिडेट के दिमाग में जो जो डाउट आ भी सकता है उस वो सारे डाउट मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, और इसके बाहर आपका कोई भी डाउट नहीं जाने वाला है। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट बचता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता देंगे, मैं उनका पर्सनली आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैंने क्या सीखा, मैंने कैसा वहां पर महसूस किया, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। और एक एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है,
और उस व्यक्ति के द्वारा जिसने वो खुद ही पर्सनली फील किया हुआ हो। तो यानी हम सारी चीजें आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम वीडियो को बिना किसी बकवास के। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है प्रोसेस आफ्टर फाइनल रिजल्ट। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तो इसके बाद सबसे पहली प्रोसेस क्या होने वाली है। तो अब क्या होगा, जो एसएससी है वो डिपार्टमेंट के पास आपकी एक लिस्ट भेजेगा कि इतने बच्चे हमने नॉमिनेट किए हुए हैं, आप इनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट करा दो। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस में सबसे पहला काम क्या होगा, डिपार्टमेंट एक प्रेफरेंस फॉर्म आउट करेगा, जो कि होगा सर्कल अलोकेशन के लिए। उसमें क्या होगा, वो एक नोटिस निकालेंगे और आपसे कहेंगे कि हमने प्रेफरेंस फॉर्म आउट कर दिया है, आप जाकर इस मतलब आप वेबसाइट पर जाइए और उस प्रेफरेंस फॉर्म को भर दीजिए। यानी जो भी आप सर्कल चाहते हैं, जिस भी सर्कल में आप नौकरी करना चाहते हैं, वो आप अपनी प्रेफरेंस भर दीजिए। जब सब भर देंगे हम आपको अलॉट कर देंगे, रिजल्ट आपको दिखा देंगे। तो सबसे पहला काम आपका यही होगा सर्कल अलोकेशन का। आपको ये कहाँ भरना होगा, एक वेबसाइट है utilities.cept.gov.in, इस पर जाकर आपको प्रेफरेंस भरनी होगी। ठीक है, चिंता बिल्कुल भी ना करें, आपको पता कैसे पड़ेगी, आप अपना मेल चालू रखें, आपको मेल आ जाएगा। और एसएससी भी नोटिस निकालती है कि हाँ भाई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने आपसे प्रेफरेंस मांगी है, जाकर अपनी अपनी प्रेफरेंस भर दो। तो सबसे पहला काम आपका यही होगा सर्कल अलोकेशन। मैं थोड़ा सा नोटिस दिखा देता हूँ कि डिपार्टमेंट किस तरीके से नोटिस निकालता है। मैंने सारा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू आपको दिखाने वाला हूँ, ये नहीं कि आपको सिर्फ थ्योरी थ्योरी बता दी ऐसे जाके कर लो ऐसे जाके कर लो, लेकिन नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके बताऊंगा जैसे मैंने किया था, ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा नोटिस दिखा देता हूँ कि कैसे एसएससी नोटिस निकालता है। तो ये मैंने एसएससी सीजीएल 2022 का एग्जांपल लिया हुआ है। जो जब सीजीएल 22 का रिजल्ट आया था, तब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने निकाला था कि आप अपनी अपनी प्रेफरेंस भर दो। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसमें वो क्या क्या कह रहे हैं। तो ये तो सिंपल यही लिखा हुआ है कि एसएससी ने रिजल्ट पब्लिश किया है इतने तारीख को, रिकमेंड करे हैं कैंडिडेट्स अपॉइंटमेंट पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। लेवल 4 की पोस्ट है ये, जो जिसका बेसिक पे होता है 25,500 रुपए। ठीक है, जो लिस्ट है कैंडिडेट्स की वो आपकी अटैच कर रखी है अनेक्सर 1 में। तो अगर कोई भी आपको डिस्क्रिपेंसी लगती है वो आप इन्फॉर्म कर देना मेल के थ्रू। ठीक है, इसमें तो कुछ ऐसा बड़ी चीज है नहीं। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखने की है, 23 पोस्टल सर्कल है पूरे इंडिया में, और उन्हीं में से कोई एक पोस्टल सर्कल आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको इन 23 की प्रेफरेंस भरनी है, और सारे ही प्रेफरेंस भरनी है। किस ऑर्डर में भरनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है, तो आपको 23 पोस्टल सर्कल में से एक भरना है। ठीक है, उसके बाद ये लिखा हुआ है कि एक कैंडिडेट शैल बी एलोकेटेड टू अ पोस्टल सर्कल ऑन बेसिस ऑफ हिज मेरिट। यानी जो भी आपकी रैंक होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको पोस्ट सर्कल अलोकेट होने वाला है। ठीक है, इसमें एक और लाइन लिखी हुई है, वो काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, क्योंकि ये रूल बिल्कुल अलग ही चल रहा है। तो ये रूल ये कहता है, जैसा कि आपको पता है कि आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी या एससी या एसटी के, लेकिन आप यूआर की क्लियर कट ऑफ कर जाते हैं, यानी आप यूआर की कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही होता है। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी में होता है, तो ये पोस्ट ऑफिस वाले बोलते हैं हम आपकी जो सर्कल अलोकेशन करेंगे वो अनरिजर्व से ही करेंगे, आपको रिजर्वेशन का कोई भी फायदा यहाँ पर नहीं देंगे। तो ये सबसे अलग ही रूल चल रहा है। बाकी सब डिपार्टमेंट तो जैसे नॉर्मली होता है वैसे ही करते हैं, इनका पता नहीं क्या लफड़ा चल रहा है। और इसी वजह से पता है क्या होता है, एक बच्चा ओबीसी का है, ओबीसी के 2 बच्चे हैं मान के चलो, एक के नंबर थोड़े ज्यादा आ गए थे, तो उसने क्या यूआर की कट ऑफ पर सिलेक्शन ले लिया, तो यानी वो यूआर से सिलेक्ट हुआ है। दूसरे के कम थे तो वो ओबीसी पर ही सिलेक्टेड रहा। तो पता है क्या होता है, जब सर्कल प्रेफरेंस भरते हैं तो इसके भले ही नंबर ज्यादा थे, फिर भी इसको अपना मनपसंद सर्कल नहीं मिलता है। जबकि ओबीसी से जो सिलेक्ट हुआ है दूसरा, वो अनरिजर्व की कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर ही नहीं कर पाया, उसको अपना मनपसंद सर्कल मिल जाता है, जबकि उसके नंबर कम थे इस कैंडिडेट से भी। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, और पता नहीं सबसे घटिया रूल है इनका। तो ये हटाना चाहिए इनको, क्योंकि बाकी सारे डिपार्टमेंट्स नॉर्मली कर रहे हैं, आप ये सब क्यों कर रहे हो फिर भी। लेकिन पता नहीं जब हटाएंगे तब हटाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि काफी बच्चे मेरे से डाउट पूछते हैं कि सर मेरा तो यूआर से सिलेक्शन हुआ है, लेकिन मैं ओबीसी एससी एसटी इनमें से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे कैसे सर्कल मिलेगा। आपको मिलेगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ही सर्कल मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रखना। अब दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, सबसे पहले पता है क्या होगा, जो पीडब्ल्यूडी वाले होंगे या एक्स सर्विसमैन वाले होंगे, उनको पोस्टल सर्कल अलॉट किया जाएगा विदाउट उनकी रैंक के, मतलब उनका रैंक नहीं देखी जाएगी, उनको जो सर्कल चाहिए वो उनको मिल जाएगा। उसके बाद जो बचेंगे उनमें से आपको मिल जाएगा। ठीक है, यही ऐसे एक्स सर्विसमैन का लिखा हुआ है यहाँ पे। और हम इसमें आगे बढ़े तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि मैंने तो प्रेफरेंस भरना ही भूल गया, तो मेरा कैंडिडेचर तो कैंसिल नहीं हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने अपना प्रेफरेंस नहीं भरा है तो आपको पीएनआर काउंट किया जाएगा, प्रेफरेंस नॉट रिसीव्ड। यानी पहले जिन्होंने प्रेफरेंस भरी है उन सभी को
सर्कल अलोकेट हो जाएंगे, फिर जो बचेंगे उनमें से आपको सर्कल दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी पॉइंट नोट डाउन करने वाला है। ठीक है, और ये तो सिर्फ यही लिखा हुआ है, जो पोस्टल सर्कल मिलेंगे लोगों को वो बिना उनके डोजियर के स्टेटस के ही मिलेंगे, और ये प्रोविजनली होगा। ठीक है, प्रोविजनली मिलेगा पूरा जो कैंडिडेचर होगा, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। डोजियर भेजने का काम एसएससी का है, तो वो करती रहती है, धीरे धीरे जाते रहते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये नोटिस समझ में आ गया होगा कि कैसा नोटिस आपका अब आने वाला है एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे, इसमें 2-3 बातें और लिखी हुई है कि ये तो काम का है नहीं अपना, 23 पोस्टल सर्कल है, इन्हीं के लिए आपको प्रेफरेंस देनी है। लिंक आपका ये है, यही वाला लिंक आएगा हर बार, आपको अपने रोल नंबर डाल के अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, पासवर्ड बन जाएगा, आप प्रेफरेंस भर देंगे। ठीक है, और जब सर्कल प्रेफरेंस भर जाएगी, उसका रिजल्ट आउट हो जाएगा, फिर आपको डिवीजन की प्रेफरेंस भरनी होगी, तो डिवीजन की प्रेफरेंस भी आपको इसी पोर्टल पर आकर सेम रजिस्ट्रेशन आईडी से प्रेफरेंस भरनी है। देखिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिवीजन एक्सरसाइज देयर प्रेफरेंस फॉर कैडर डिवीजन यूनिट, तो यानी डिवीजन भी आपको यहीं पर प्रेफरेंस भरनी है, यहीं से आपको डिवीजन मिल जाएगा। ठीक है, पहला तो मैंने ये बता दिया कि आपको सर्कल प्रेफरेंस भरनी कहाँ पे है, ये साइट है आपकी, इस पे भरनी है, कुछ ही देर में आ जाएगा। मान के चलिए 15-20 दिन में आपका सर्कल प्रेफरेंस फॉर्म आउट हो जाएगा, तो आप तब तक अपनी प्रेफरेंस भर के तैयार रखिए, ताकि जैसे ही पोस्ट ऑफिस वाले नोटिस निकाले आप फटाक से प्रेफरेंस भर दे, वरना आप तब दौड़ेंगे इधर उधर कि अब मैं कौन सा सर्कल भरूं, कौन सा सर्कल भरूं। इसलिए आप पहले ही कर लीजिए वो काम, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको भरना है। ठीक है, मैंने जो जो मेन पॉइंट थे वो यहाँ पे लिख दिए थे कि सर्कल एलोकेशन रैंक पे बेसिस होगा, जो यूआर के अंडर सिलेक्ट हुए उनको यूआर से ही सर्कल अलोकेट होगा। कैटेगरी का फायदा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। लगभग 1 महीना इसमें लगी जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस भरेंगे, ये डेट एक्सटेंड भी करते हैं, 4-5 हजार बच्चे हैं तो एक्सटेंड होती है एक बार, तो महीना भर इसमें लग जाएगा आपका सर्कल एलोकेशन का रिजल्ट आने में। तो ये तो मैंने बता दिया आपको भरना कहाँ पे है। अब मैं बता देता हूँ कि भरना कैसे है, थोड़ा मैं अपना एग्जाम्पल दे देता हूँ, मैंने ही भरा था। थोड़ा हम देख लेते हैं कहाँ पर है, आजा आजा, ये रहा। ठीक है, तो ये मेरी प्रेफरेंस थी। सबसे पहले पे मैंने उत्तर प्रदेश भरा हुआ था, क्योंकि मेरा जो होम टाउन है वो आगरा है, तो इसलिए सबसे पहले आपको होम टाउन ही भरना है। तो मैं बता देता हूँ कैसे भरना है आपको। सबसे पहले आप अपना होम टाउन भरेंगे प्रेफरेंस में, उसके बाद आप नेबरिंग स्टेट भरेंगे, जो भी आपके आसपास की स्टेट है। उसके बाद आप जम्मू कश्मीर को भर सकते हैं, क्योंकि अब वैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है जैसे पहली थी। जब से उसका स्पेशल स्टेटस हटाया तो काफी कुछ वहां पर ठीक हो चुका है, तो आप जम्मू कश्मीर को भी ऑप्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्टेट है हमारा। ठीक है, उसके बाद आप साउथ की स्टेट भरिए और लास्ट में आप नॉर्थ ईस्ट भर दीजिए। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपनी सर्कल प्रेफरेंस भरनी है, से उसी तरीके से मैंने भरी थी। तो सबसे पहले मैंने अपना होम टाउन भरा था, क्योंकि मेरा आगरा होम टाउन है, वहीं पे रहता हूँ, मैंने यूपी मिल जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, फिर मैंने दूसरे पर दिल्ली भरा था। दिल्ली क्यों भरा था, क्योंकि आगरा से दिल्ली बहुत ज्यादा पास है और कनेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अच्छी है, तो आप दिल्ली भी भर सकते हैं। मैं इस प्रेफरेंस के अनुसार आप कब भर सकते हैं, जब आप नॉर्थ इंडिया में ही किसी स्टेट पर रह रहे हो। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि आप कैसे भर सकते हैं, आप इसकी थोड़ा सा आप इससे सहायता ले सकते हैं, मतलब कोई ना कोई सहायता ही मिलेगी आपको इसके माध्यम से। ठीक है, दूसरे में मैंने दिल्ली भर दिया था। अब तीसरे में मैं डाउट में था कि राजस्थान भरूं या मध्य प्रदेश भरूं, क्योंकि वो यूपी के पास में है, लेकिन मैंने नहीं भरे वो, क्योंकि वहां पर गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती है। पहली बात तो मुझे ये पता था कि मेरा 1 साल के अंदर सीजीएल में सिलेक्शन हो जाएगा, तो यानी मेरे को 1 साल ही बाहर रहना है। अगर मेरे को यूपी दिल्ली नहीं मिलता है तो 1 साल ही बाहर रहूंगा, तो मैंने कहा यार हिमाचल प्रदेश भर देते हैं, क्योंकि ठंडी जगह का भी आनंद हो जाएगा और बहुत अच्छी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह भी है। तो वही मेरा जो डिसीजन था वो बहुत ज्यादा मेरा सही बैठ गया। तो तीसरे में मैंने इसलिए हिमाचल प्रदेश भरा था, और मुझे हिमाचल प्रदेश सर्कल ही अलोकेट हुआ था, और मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ था। अच्छा हुआ मेरे को यूपी दिल्ली नहीं मिला, नहीं तो सड़ते रहो। 1 साल मैंने हिमाचल में गुजारे और मेरे बहुत ज्यादा खूबसूरत बीते वो वक्त, और अभी तक याद आते हैं वो मेरे को सारे वक्त। फिर मैंने चौथे में देखो राजस्थान भर दिया था, मैंने देखा हिमाचल नहीं मिला, मुझे पता था हिमाचल तो मिल ही जाएगा, क्योंकि इसके लिए इतनी हाई तौबा नहीं होती है। आप भी चाहें तो हिमाचल प्रदेश सर्कल भर सकते हैं, बहुत अच्छा सर्कल है ये। मतलब यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की काफी ज्यादा इज्जत भी है, और यहाँ पर इतना करप्शन भी नहीं है, लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं डिपार्टमेंट में। और बाकी जगह तो पता नहीं, जो हमारे दोस्त हैं जो और जगह लगे हुए हैं यूपी वगैरह में, बोलते हैं कि ज्यादा अच्छा माहौल नहीं है पोस्ट ऑफिस का। ठीक है, फिर मैंने मध्य प्रदेश भर दिया। फिर मैंने वही अपने नेबरिंग स्टेट ही भरे, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार बाद में इसलिए पड़ा था कि यूपी के बाद आता है, बिहार थोड़ा दूर हो जाता है, गुजरात। फिर मैं देखो साउथ की तरफ धीरे धीरे जाने लग गया, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, फिर एकदम साउथ में पहुंच गई हम यहाँ पे। फिर वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये थोड़ा नक्सलवादी एरिया, इसलिए मैं इनसे बच रहा था कि भाई ना ही मिले ये। और मेरे रैंक इतनी मतलब थोड़ी ठीक ठाक थी मेरी, 1863 रैंक थी मेरी ऑल इंडिया सीएचएसएल में। तो मुझे लगता था कि हाँ मेरे शुरू के 4-5 में से ही मिल जाएगा। तो आप शुरू के 8-10 प्रेफरेंस एकदम ध्यान से भरें, उसके बाद आप नॉर्मली भर सकते हैं।
फिर पंजाब, असम, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर मैंने लास्ट में डाल दिया था क्योंकि उस वक्त समझ थी ही नहीं। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस भर सकते हैं। मतलब थोड़ी सी आप यहाँ से मदद मिल जाएगी कि आपको कैसे प्रेफरेंस भरनी है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है आपको कि सर्कल की प्रेफरेंस आपको कैसे भरनी है। तो अब अब ऐसा है, आपका सर्कल प्रेफरेंस आपने भर दी, आपका रिजल्ट आ गया और आपको पता पड़ गया मुझे सर्कल मिल गया। अब आपका क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, आप डिवीजन एलोकेशन के लिए सेम इसी साइड पर जाकर डिवीजन भरेंगे अपना। सिर्फ इसी साइड पर जाकर अपना डिवीजन भरेंगे। तो मैं थोड़ा सा वो साइड स्लाइड खोल लेता हूँ, कहाँ पे है डिवीजन एलोकेशन। ठीक है, तो इसी साइड पर जाकर आप डिवीजन का अपनी प्रेफरेंस भरेंगे। और ये कैसे भरनी है, सेम उसी की तरह भरनी है जैसे सर्कल भरा था। अपने होम टाउन से देखिए कि कौन सा डिवीजन आपके पास पड़ रहा है। ठीक है, और जैसे जो जो पास पड़ते जाए पहले उसको भरिए, फिर दूर वाले को भरिए, फिर दूर वाले को भरिए। ऐसे ही आप अपना भरते जाइए। अब बहुत से बच्चे ये सोचेंगे कि यार कौन सा सर्कल अच्छा है, कौन सा नहीं, कौन सा डिवीजन अच्छा है, कौन सा नहीं, मुझे मेरी रैंक में कौन सा डिवीजन मिल जाएगा, कौन सा सर्कल मिल जाएगा। तो ये तो सब कोई बता ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप अपनी प्रेफरेंस भरिए, द बेस्ट प्रेफरेंस भरिए, जो मिलना होगा मिल जाएगा। क्योंकि एट द एंड एवरीथिंग वाज फाइन। ये बात आप बिल्कुल याद रखना कि अंत में सब कुछ अच्छा ही हुआ जो भी हुआ था। तो इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी जिंदगी में, बस आप अपना काम अपनी शिद्दत से करते जाइए। ठीक है, डिवीजन मिल गया, फिर आपने मतलब सर्कल मिल गया, उसके बाद आपने डिवीजन की प्रेफरेंस भर देंगे। ठीक है, यू विल हैव टू फिल डिवीजन प्रेफरेंस ऑन सेम पोर्टल। ठीक है, 1 महीना आपका सर्कल में लगेगा और लगभग आप मान के चलिए मैक्सिमम 1 महीना ही आपको डिवीजन प्रेफरेंस में लग जाएगा। क्योंकि आप भरेंगे, एक दो बार एक्सटेंड भी होगी, फिर उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, जब एक बार आपको डिवीजन का भी रिजल्ट पता पड़ जाएगा, आपके पास मेल ही आएगा। जैसे ही आपका डिवीजन भी एलोकेट हो जाएगा, उसके बाद सीधे आपके मेल पर ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ठीक है, यू विल गेट ज्वाइनिंग लेटर फॉर ज्वाइनिंग ऑन ईमेल। ईमेल पर ही आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा और उस ज्वाइनिंग लेटर के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स आएंगे। उनके साथ आपको जाकर डिवीजन में रिपोर्ट करना होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी, यानी वहां पर आप ज्वाइन कर लेंगे। तो यानी यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मैं वो बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आपकी होने वाली है। मैं उनका एग्जाम्पल भी बता दूंगा कि मैंने कैसे भरा था। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम थोड़ा अदर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पे। मैं पूरा लाइन बाय लाइन चल रहा हूँ। पहले आपको सर्कल मिला, फिर डिवीजन मिला, फिर आपके पास कॉल लेटर आ गया। कॉल लेटर आ गया तो आप ज्वाइन करने जाएंगे। ज्वाइन करने जाएंगे तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे, उन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो आपको अटेस्टेशन फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म क्या होता है मैं अभी बता दूंगा एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म आएगा, ये आपको भरना पड़ेगा। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे जो कि साइन होने चाहिए गजेटेड ऑफिसर्स के। तो मैं बता दूंगा कि ये गजेटेड ऑफिसर्स आपको कहाँ मिलेंगे। ठीक है, और आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगेंगे वो। अब इसमें 2 केस हैं। पहला, कुछ सर्कल्स तो ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं आप अपने होम टाउन से ही मेडिकल करा लाइए, हम वो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन कुछ सर्कल ऐसे होते हैं, नहीं, आप हमारे यहाँ ज्वाइन करने आएंगे, आप हमारे यहाँ ज्वाइन करने आएंगे और हम अपने ही स्टेट, अपने ही जिले के सरकारी अस्पताल से आपका मेडिकल करवाएंगे और वही वाला मेडिकल सर्टिफिकेट हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये आप लेकर मत जाइएगा। अगर वो आपसे अपने होम टाउन का ही मांगे तो ही आप लेके जाइएगा, वरना आपको वही जाकर मेडिकल कराना होगा। तो इसमें 2 क्लॉज है। ठीक है, फिर आपको कुछ अंडरटेकिंग्स देनी पड़ेंगी, जैसे ओथ की, मैरिज की, और भी 2-4 होती है। वो मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या अंडरटेकिंग्स आपको देनी होंगी। ठीक है, और अब क्या होता है कि कुछ सर्कल वाले पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी मांगते हैं। ये कुछ ही सर्कल है, जैसे हिमाचल प्रदेश वाले वो ये मांगते ही मांगते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी स्टेट की जो पुलिस की वेबसाइट है उस पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और कुछ ही दिन के अंदर, मतलब 15 दिन के अंदर आपका पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका आ जाएगा। पता है, इसके साथ तो हमारे हमारे सर्कल वालों ने क्या मांगा था भाई, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया था, 2 तो ये मांग लिए थे और एक एसडीएम के साइन वाला और मांग लिया था। भाई इस एसडीएम साइन वाले ने तो रुला दिया ना, इधर से उधर भागे, उधर से उधर भागे, साइन तो करे नहीं, क्योंकि भाई एसडीएम तो हमसे बोला हम तो तुम्हें जानते ही नहीं है, तो हम कैसे साइन कर दें। तो इस पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट की यहीं पर जरूरत पड़ती है, क्योंकि एसडीएम तभी साइन करेगा जब वो देखेगा हाँ भाई आपको पुलिस वेरिफिकेशन एकदम क्लियर है। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपके सर्कल वाले मांगे तो ही ये काम आने वाला है। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह कैसा भरा जाएगा। कहाँ है ये? तो ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ आपकी बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन सी होती है, जैसे कि आपका नाम, नाम है, एड्रेस वगैरह है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नेशनैलिटी, सब बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें ऐसी भी कोई भी लंबी चौड़ी बात नहीं होती। आगरा उत्तर प्रदेश ये आपका प्लेस है, ये आपके फादर का है, रिलीजन, आप कहाँ कहाँ रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगते हैं और ये हर जॉब में आपसे भराया जाएगा। आपकी स्कूलिंग कहाँ कहाँ हुई है, ये सारा डाटा होता है थोड़ा थोड़ा। और क्या आप अरेस्ट हुए, प्रोसिक्यूट हुए नहीं, डिटेंशन में रखे हैं नहीं। तो मतलब काफी इजी प्रोसेस है, इसमें ऐसा कुछ तीर नहीं मारना है आपको। ये आपकी साइन मांग ली, आपसे 2 लोगों के नाम मांग लेंगे जो आपको लोकेलिटी में जानते हो, तो मैंने दे दिए थे अपने पड़ोसियों के।
देखिए, ये होता है कुछ इस तरीके से, ये करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, ये आपको 2 देने पड़ेंगे और गजेटेड ऑफिसर से ही साइन होने चाहिए, ठीक है? तो मैंने पता है क्या किया था? तो गजेटेड ऑफिसर बहुत कम होते हैं और जो होते हैं हमें जानते ही नहीं, तो वो साइन ही नहीं करते। तो मैं अपने जहाँ से मैंने डिग्री की हुई थी, बैचलर मतलब बीएससी की डिग्री की हुई थी, मैं उस कॉलेज में चला गया था और उनके प्रिंसिपल ने साइन कर दिए थे, ठीक है? तो आप भी अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाकर साइन करवा सकते हैं, क्योंकि वो भी एक गजेटेड ऑफिसर होता है, ठीक है? एक तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है? और दूसरा वाला पता है कहाँ से होगा? आप अपने स्कूल में भी जा सकते हैं, ये तो कॉलेज का हो गया। आप अपने स्कूल में भी जा सकते हैं, स्कूल में भी जो एनसीसी के मास्टर होते हैं ना, वो रिटायर्ड कर्नल वगैरह होते हैं, तो उनसे भी आप साइन करा सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल स्कूल वाला वो गजेटेड नहीं था, इसलिए उसने साइन ही नहीं करे, तो हमने एनसीसी वाले सर से अपने करा लिए थे। तो आप अपना ये 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट तैयार रखें, ठीक है? और आपके लिए क्या क्या जरूरत होगी? ये आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गए, तो ये देखो, ये क्या है अपना, ये भाई मैरिज वाला है, ये अंडरटेकिंग कि आप अनमेरिड है या आप मैरिड है, आपके कितने बच्चे हैं, ये वो वाला अंडरटेकिंग है, ठीक है? अब आता है आपका क्या है, ये भी एक अंडरटेकिंग है कि मैं देश के संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा दिखाऊंगा, ईमानदारी दिखाऊंगा, यानी आपको शपथ भी थोड़ी बहुत लेनी पड़ेगी, साइन करने होते हैं इसमें, बस और कुछ नहीं करना होता। ये पूरा मतलब एड्रेस वगैरह का वो है प्रूफ कि हाँ भाई ये मेरा एड्रेस वगैरह है, नॉर्मल जानकारी है, ये तो जो आपने अटेस्टेशन फॉर्म में भरी थी सेम भाई, ठीक है? ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जो कि एसडीएम के द्वारा साइन किया हुआ हमसे मांगा गया था। तो इसके लिए ही पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसके बिना एसडीएम साइन नहीं करने वाला। तो ये आपका एक और कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, तो हमसे टोटल 3 मांगे हुए थे। ये भी इसमें नॉर्मली डिटेल मांगी हुई थी, ऐसा कुछ इसमें नहीं है, मतलब ये मेडिकल वाला प्रोफॉर्मा है, जो हमसे मेडिकल मांगा हुआ था, डॉक्टर ने साइन किए हुए हैं, ये पूरा मेडिकल वाला है। तो हमसे सर्कल वालों ने बोला था कि आप अपना मेडिकल अपने ही होम टाउन से करा के ले आइए, वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये मैं करा के लेके गया था, ठीक है? तो ये इस तरीके से आपका कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, जो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट वाला होता है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अटेस्टेशन फॉर्म वाला पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे भरना है, कोई भी लंबी चौड़ी बात नहीं है, सब सिंपल सिंपल चीजें हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ कि डिवीजन प्रेफरेंस कैसे भरनी है। देख सकते हैं, ये मेरी डिवीजन प्रेफरेंस है। अगर आपको हिमाचल प्रदेश सर्कल मिले भविष्य में, तो आप इस तरीके से अपनी डिवीजन प्रेफरेंस भर सकते हैं। ये मैंने भरी थी, इसमें मैं कुछ चेंजेस करना बताऊंगा आपको, वो करने हैं बस, ठीक है? सबसे पहले आप ऊना भर सकते हैं, क्योंकि ऊना बहुत अच्छा डिवीजन है, बहुत ज्यादा पास भी है, और अगर आप कहीं भी रहते हैं, मतलब जैसे मैं आगरा में रहता था, तो हमारे यहाँ से सीधे डायरेक्ट ट्रेन थी ऊना के लिए, इसलिए मैंने ऊना भर दिया था। बहुत अच्छा छोटा डिवीजन है, काफी मतलब शांति भरा डिवीजन है, ठीक है? उसके बाद आप डेहरा भर सकते हैं। मुझे ये नाम से बड़ा डरावना सा लग रहा था यार, डेहरा डेहरा पता नहीं क्या होगा इसमें, तो इसलिए मैंने लास्ट में भर दिया था। जबकि मैं जाकर मालूम पड़ा डेहरा था बहुत अच्छा डिवीजन है, बहुत छोटा डिवीजन है ऊना की तरह ही। तो इसलिए मेरे साथ वालों ने बोला, जो वहां पर थे सर वगैरह, कि आप डेहरा भी भर सकते थे, तो ऊना के बाद आप डेहरा भर सकते हैं, ठीक है? मंडी नहीं भरना है, क्योंकि मंडी क्या है, बहुत बड़ा डिवीजन है, ये केलोंग लाहौल स्पीति तक को भी कवर करता है, कुल्लू मनाली पूरा, लाहौल स्पीति अटल टनल को पार करके पूरा, तो थोड़ा मंडी थोड़ा बड़ा डिवीजन है, इसको आप बाद में ही भरना। आप ये भर सकते हैं डेहरा। उसके बाद आप शिमला भर सकते हैं, शिमला अच्छा डिवीजन है, सोलन भी अच्छा है, हमीरपुर, धर्मशाला, शिमला, रामपुर, बुशैर, ये सारे अच्छे डिवीजन है, ये आप स्टार्टिंग में भर सकते हैं। आपको लास्ट में क्या है, मंडी रखना है बस, और सबसे लास्ट में आपको चंबा रखना है, क्योंकि चंबा तो भाई स्वर्ग है। यहाँ यहाँ पर जाने के लिए कितने मुश्किलों को पार करना पड़ता है पता नहीं, क्योंकि हम तो अभी तक गए नहीं, हमने बस सुना ही सुना है, क्योंकि यहाँ का रास्ता भी बहुत ज्यादा डरावना है, ठीक है? तो ये प्रेफरेंस मोर और लेस यही रहनी है आपकी, ये अच्छी प्रेफरेंस है। मैंने मतलब काफी देख दाख के ही भरी थी, बस इसमें एक ही गलती मेरे को मिली कि मैंने बस मंडी भर दिया था, लेकिन गलती नहीं थी, वो काफी सही था। फिर भी अगर आपको केलोंग केलोंग वगैरह मिल जाएगा, लाहौल स्पीति मिल जाएगा, तब आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां तो 6-6 महीने बर्फ पड़ती है, हाड़ कपाने वाली सर्दी मिलती है एकदम, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आपको हिमाचल प्रदेश सर्कल मिलता है, तो आप ऐसी प्रेफरेंस कुछ इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी अभी तक, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो सर्कल अलोकेशन हो गया आपका, सर्कल मिल गया, फिर आपने डिवीजन भरी, डिवीजन मिल गया, डिवीजन के बाद आपके पास कॉल लेटर आ गया और डॉक्यूमेंट्स आ गए, तो आप डॉक्यूमेंट्स को लेके आप चले जाएंगे अपने डिवीजन में, रिपोर्ट करेंगे, वहां जाकर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है? अब आता है पोस्टिंग वाला, कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होनी है, क्योंकि आपने ज्वाइनिंग तो कर ली है, अब डिवीजन वाले आपकी पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग मतलब आप कहाँ काम करने वाले हैं, तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है पोस्टल असिस्टेंट के तौर पर, ठीक है? तो सबसे पहले आपकी पोस्टिंग सर्कल ऑफिस या रीजनल ऑफिस में भी हो सकती है। पता है ये क्या होता है सर्कल ऑफिस?
एक जैसे सर्कल होता है, मतलब पहले तो पूरा इंडिया है, इंडिया में एक डिपार्टमेंट है और फिर वो बहुत सारे सर्कल्स में बटा हुआ है। जैसे कि मान के चलिए उत्तर प्रदेश सर्कल, उत्तर प्रदेश एक सर्कल हो गया और इस पूरे सर्कल का एक हेड ऑफिस होगा, मतलब एक ऑफिस होगा जहां पर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, तो उसी ऑफिस को हम सर्कल ऑफिस बोलते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है यहाँ पे पूरा, और 5 डेज वीक होता है, ठीक है। अब जैसे कि बड़ा सर्कल है ना, तो बड़ा सर्कल है उसमें सर्कल ऑफिस के साथ साथ कुछ रीजनल ऑफिस भी होते हैं। ये दोनों एक ही बात है, काम सेम होता है, बस सर्कल बड़ा है इसलिए वहां पर कुछ रीजनल ऑफिस भी खोल दिए। ये मेनली जो सर्कल ऑफिस होते हैं वो कैपिटल में ही होते हैं, जैसे यूपी का लखनऊ में है और हमारे हिमाचल का शिमला में था। तो आप सर्कल ऑफिस को भी ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 डेज वीक है और काफी अच्छा काम होता है, यहाँ पे फाइल वाला वर्क होता है, पब्लिक डीलिंग आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलेगी। उसके बाद डिवीजन ऑफिस होता है, आपकी जो पोस्टिंग है डिवीजन ऑफिस में भी हो सकती है। अब अब क्या होता है, जैसे कि एक सर्कल है, सर्कल जो होता है बहुत सारी डिवीजन में बटा हुआ होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी हिमाचल वाले का उदाहरण दिया था, ठीक है। अब क्या होता है, हर एक डिवीजन का एक ऑफिस होता है, डिवीजन में बटा हुआ होता है, तो हर एक डिवीजन का एक ऑफिस होता है जो कि सर्कल ऑफिस की तरह ही वर्क करता है, तो उसी को हम डिवीजन बोलते हैं, डिवीजन ऑफिस बोलते हैं। यहीं पर जाकर आपको ज्वाइनिंग करनी होगी, यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, जो भी सर्कल ऑफिस से जानकारी आएगी वो आगे ये पोस्ट ऑफिस में भेज देता है, ठीक है। तो ये भी 5 डेज वीक ही होता है, तो यहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद आपकी पोस्टिंग पोस्ट ऑफिस में भी हो सकती है, पीओ पीओ जिसको बोलते हैं, पीएसीओ, पीएडीओ, पीएपीओ। और पोस्ट ऑफिस दो तरीके के होते हैं, एक तो हेड ऑफिस होता है जो कि किसी भी सिटी का एक पोस्ट ऑफिस होता है, हेड पोस्ट ऑफिस, और आपकी पोस्टिंग सब पोस्ट ऑफिस में भी हो सकती है। मेरी जो पोस्टिंग थी वो सब पोस्ट ऑफिस में ही थी, एसओ, जिसे हम एसओ बोलते हैं, बुनकर एसओ, बुनकर सब पोस्ट ऑफिस, ठीक है। यहाँ पर भी आपकी पोस्ट ऑफिस में पोस्टिंग हो सकती है। ये 6 डेज वीक होता है और यहाँ पर पब्लिक डीलिंग आपको करनी होती है। इनके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में भी बताऊंगा कि आपकी कैसे कैसे वर्क प्रोफाइल यहाँ पर होती है, ठीक है। आपकी पोस्टिंग पीए एसबीसीओ में भी हो सकती है, सेविंग्स बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये हेड ऑफिस में ही पोस्ट होते हैं, बस इनका काम थोड़ा सा अलग होता है, मतलब पब्लिक डीलिंग नहीं होती। क्या काम होता है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, ठीक है। तो अगर आप पोस्टल असिस्टेंट ऑप्ट करते हैं तो यहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट की। अगर आप सॉर्टिंग असिस्टेंट ऑप्ट करते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आरएमएस में होगी। आरएमएस क्या होता है, रेल मेल सर्विसेज, मतलब सॉर्टिंग से आपको नाम समझ में आ रहा होगा, नाम से ही कि सॉर्टिंग मतलब आर्टिकल्स को सॉर्ट करना। तो ये भी आर्टिकल्स कहाँ को सॉर्ट करने पड़ेंगे, जहां पर हब बने होंगे, जहां पर एक दूसरी जगह से आर्टिकल्स आ रहे होंगे। तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो सॉर्टिंग स्टेशन पर ही होगी, और सॉर्टिंग स्टेशन नॉर्मली कहाँ पर होते हैं, रेलवे स्टेशन पर ही होते हैं। लेकिन जहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं है वहां पर सॉर्टिंग स्टेशन स्टेशन बस स्टैंड पर होते हैं, जैसे कि हमारे हिमाचल में था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में रेल तो है नहीं है, हिमाचल प्रदेश में रेल तो है नहीं है, वहां पर जो भी डाक एक जगह से दूसरी जगह जाती है वो बसेस के माध्यम से ही जाती है। इसलिए हिमाचल में जो सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्टिंग होगी वो बस स्टैंड पर ही आपकी होने वाली है, ठीक है। इसका काम क्या होता है वो मैं आपको वर्क प्रोफाइल वाले पॉइंट में आपको बताऊंगा, ठीक है। मैंने पोस्टिंग भी डिस्कस कर लिया। आपसे एक ये पॉइंट हो चुका है, सर्कल एलोकेशन, डिवीजन हो गया, अदर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो चुका है। पोस्टिंग के बारे में भी मैंने बता दिया है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि वर्क प्रोफाइल के बारे में, कि पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट इन दोनों का काम क्या क्या होता है, क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा, देख लेते हैं फटाक से। सबसे पहले वर्क प्रोफाइल और पोस्टल असिस्टेंट, पीएसीओ आर और डीओ की, इन तीनों की लगभग सेम ही है, बस काम मतलब जहां भी आप काम करेंगे वो जगह अलग होने वाली है। सर्कल ऑफिस पता है क्या होता है, एक डायरेक्टरेट है, यानी पूरे पोस्ट ऑफिस पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक कंट्रोलर है जो कि नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में है वो डायरेक्टरेट, वहीं से सारे पोस्ट ऑफिस कंट्रोल होते हैं, ठीक है। सीओ का पता है सर्कल ऑफिस का काम क्या होता है, जो भी डायरेक्टरेट से कोई भी ऑर्डर आएगा वो डिवीजन ऑफिस में भेजता है, यही काम आपका सर्कल ऑफिस का होता है, ठीक है। इसी तरीके से इसलिए मैंने लिखा है कनेक्टिव लिंक बिटवीन डायरेक्टरेट एंड डिवीजन ऑफिस, मतलब इन दोनों के बीच में सीओ बैठा हुआ होता है, यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आएगी वो डिवीजन ऑफिस का सर्कल ऑफिस ही भेजेगा, ठीक है। इसी तरीके से डिवीजन ऑफिस का पता है क्या काम होता है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन पोस्ट ऑफिस एंड डीओ, यानी एक डिवीजन में जितने भी पोस्ट ऑफिस होंगे सबों को कनेक्ट करेगा डिवीजन ऑफिस। अगर आपकी पोस्टिंग सर्कल ऑफिस या डिवीजन ऑफिस में, थोड़ा सा आप पावर महसूस करेंगे, क्योंकि आप किसी भी नीचे पोस्ट ऑफिस वाले को फोन करके हटा सकते हैं और वो एकदम आपकी बात मानेगा, जी सर अभी करता हूँ, बिल्कुल अभी करता हूँ, ऐसा ही हमारे साथ होता था, ठीक है। तो इन तीनों में काम बिल्कुल सेम होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, पूरा फाइल वर्क आपको करना होता है, कोई भी पब्लिक डीलिंग यहाँ पर आपकी नहीं होगी, ठीक है, नो पब्लिक डीलिंग। और ये 5 डेज वीक होते हैं, यानी 5 दिन आपको काम करना पड़ेगा, शनिवार रविवार आपकी छुट्टी रहने वाली है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इन तीनों का काम क्या होता है। सर्कल ऑफिस का काम डायरेक्टरेट और डिवीजन ऑफिस को कनेक्ट करना, डिवीजन ऑफिस का काम
एक डिवीजन में जितने भी पोस्ट ऑफिस है उनको कनेक्ट करना, उन तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, उनको कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये इसकी वर्क प्रोफाइल है। अब आते हैं एसबीसीओ के ऊपर। एसबीसीओ मतलब सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसका पता है काम क्या होता है? आप कभी पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करने गए होंगे तो आपको एक स्लिप भरनी पड़ती है, अगर निकालना है पैसा या जमा करना है, तो उसी को हम वाउचर बोलते हैं। पता है एक पोस्ट ऑफिस के एक दिन के अंदर जितने भी वाउचर इकट्ठे हो जाते हैं, मान के चलो 50 वाउचर इकट्ठे हो गए, तो वो सारे 50 वाउचर हेड ऑफिस जाते हैं चेक होने के लिए कि ट्रांजैक्शन आपकी सही हुई है या नहीं हुई है। वही काम होता है पीएएसबीसीओ का कि आपको वाउचर चेक करने होते हैं। ये भी 6 डेज वीक होता है। और लेकिन इसमें कोई भी पब्लिक डीलिंग नहीं होती। जितने भी वाउचर आपके पास आएंगे वो सारे आपको चेक करने होंगे कि हाँ ट्रांजैक्शन सही है या गलत है। अगर गलत है तो सीधे फोन करके हड़का दीजिए पोस्ट मास्टर को कि भाई आपने ये गलत कर दिया, इसको सही करिए, रिपोर्ट दीजिए हमें। तो मतलब काफी अच्छी है ये वाली पोस्टिंग भी। और ये वाली पीएएसबीसीओ की पोस्टिंग सिर्फ हेड पोस्ट ऑफिस में भी होती है, हेड पोस्ट ऑफिस में ही होती है। 6 डेज वीक है, 5 डेज वीक यहाँ पर नहीं है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस 6 दिन ही खुलता है। 5 दिन सिर्फ आपका सीओआरओडीओ खुलता है। ठीक है, दो चीज क्लियर हो गई, सीओआरओडीओ और पीएएसबीसीओ। अब अगला देख लेते हैं, पोस्ट पीएपीओ यानी पोस्ट ऑफिस। अगर आपकी पोस्टिंग पीएपीओ में हुई है, पोस्ट ऑफिस में हुई है, तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहला, यहाँ भाई पब्लिक डीलिंग होती है। और भाई कुछ पब्लिक तो ऐसी आएगी आपका दिल खुश कर जाएगी, अरे सर आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब उन लोगों को देखकर एकदम दिल खुश हो जाता है। और कुछ कुछ ऐसी पब्लिक आती है पूरा दिमाग खराब कर देती है। न जाने मेरी कितनी बार लड़ाई हो गई लोगों से। एक बार तो बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई थी, मतलब पूरे पोस्ट ऑफिस में अल्लाह मच गया था कि धाकड़ की लड़ाई हो गई। तो मतलब पब्लिक डीलिंग का थोड़ा सा इशू रहता है, आपको थोड़ा अपना दिमाग ठंडा करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि कुछ अच्छे लोग भी आएंगे, कुछ बेकार लोग भी आएंगे। तो पब्लिक डीलिंग का यही थोड़ा सा नुकसान है आपका यहाँ पे। लेकिन मैंने तो शुरू से ही पब्लिक डीलिंग किया है, इसलिए मुझे तो काफी मजा आता था, मैं काफी इंजॉय करता था पब्लिक डीलिंग को, क्योंकि मैं भी दुकान पर भी यही काम करता था। और मेरे को यही काम यहाँ पर मिल गया था कि पब्लिक से डील करना है। तो पोस्ट ऑफिस में आपको पब्लिक डीलिंग करनी होगी। यहाँ पर आपका 6 डेज वीक होता है, सिर्फ रविवार की आपकी छुट्टी रहने वाली है, लेकिन शनिवार को ना हाफ डे होता है। तो ये थोड़ा सा सहूलियत है कि शनिवार को हाफ डे होता है, यानी काम थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, 6 डेज वीक है। और आपकी जो पोस्टिंग होगी यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस में, वो काउंटर्स पर होगी, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एज अ फाइनेंशियल काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे काउंटर बने होते हैं, वहां पर आपकी पोस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले एक सेविंग बैंक काउंटर होता है, जहाँ पर आप बैंकिंग से रिलेटेड काम करते हैं, पैसा निकालना, जमा करना, एफडी, आरडी, टीडी, एनएससी, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन यहाँ पर आपकी पोस्टिंग स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं, इसलिए यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड बंदे को बिठाते हैं। तो यहाँ पर आपकी पोस्टिंग बहुत ज्यादा बाद में होने वाली है, जब आपकी मतलब आप बहुत ज्यादा काम सीख जाएंगे। ठीक है, एक होता है बुकिंग काउंटर, यहाँ पर आपकी बुकिंग होती है, जैसे रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, पार्सल आप कभी कराने गए होंगे पोस्ट ऑफिस में, तो वो चीज यहाँ पर बुक होती है। स्टाम्प सेल करना, आईपीओ, मनी ऑर्डर, और भी जो चीजें आपको पोस्ट ऑफिस से सेल करने के लिए, वो यहाँ पर आपकी होने वाली है। तो स्टार्टिंग में बुकिंग काउंटर पर ही बैठाते हैं, क्योंकि सबसे सरल काम है, इसमें कोई ज्यादा तीर नहीं मारने वाला। मेरी भी जो पोस्टिंग हुई थी, जाते ही पहले दिन बुकिंग काउंटर पे मेरे को बिठा दिया था कि भाई बुक करो। हमारे पोस्टमैन थे, उन्होंने मेरे को सिखा दिया था बेसिक बेसिक कि ऐसे ऐसे बुक करना होता है, आप बुकिंग में लग जाओ। तो हम पहले दिन से ही काम में लग गए थे। एक पीएलआई ब्रांच होती है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ये एक इंश्योरेंस होता है जो कि पोस्ट ऑफिस प्रदान करती है, यहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और एक पासपोर्ट ऑफिस, कुछ हेड ऑफिस क्या है, पासपोर्ट भी बनाते हैं, उनका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ कोलैबोरेशन होता है, और वो पासपोर्ट बनाने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो आपकी पोस्टिंग पासपोर्ट ऑफिस में भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, 5 डेज ही खुलता है। ये जो पासपोर्ट ऑफिस है वो 5 डेज खुलता है, लेकिन पोस्ट मास्टर बहुत चालू होते हैं, वो 5 दिन तो आपको पासपोर्ट ऑफिस में बैठाएंगे। एक दिन आप कहेंगे मेरी तो छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, आप बेटा पोस्ट ऑफिस में आ जाओ। तो 5 दिन आपको पासपोर्ट में बैठा देंगे, एक दिन आपको पोस्ट ऑफिस में बैठा देंगे, लेकिन 6 दिन आपसे काम जरूर करवाएंगे। ठीक है, और आपकी जो पोस्टिंग है वो मेल ब्रांच में भी हो सकती है। मेल ब्रांच में पता है क्या होता है, जितने भी आर्टिकल आते हैं एक पोस्ट ऑफिस में एक दिन में, वो डिलीवर होने होते हैं, वही आपका काम मेल ब्रांच में होता है। उन सारे आर्टिकल्स को जो डिलीवरी लोकेशन होते हैं उनके हिसाब से अलग अलग बांट देते हैं, और पोस्टमैन को दे देते हैं कि आप बांट ले जाओ और शाम को आकर रिपोर्ट दो। तो यहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और बैक ऑफिस में भी हो सकते हैं, जहाँ पर भी मिसलिनियस काम होते हैं। ठीक है, तो आप अगर पीओ में जा रहे हैं, पीओ में आपकी पोस्टिंग होती है, तो आपसे ये काम करवाए जा सकते हैं। मेन जो काम आपसे करवाया जाएगा वो बुकिंग काउंटर का ही करवाया जाएगा, जहाँ पर आपको रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, पार्सल ये सब बुक करने होंगे, स्टाम्प सेल करनी होंगी, और भी जो भी पोस्ट ऑफिस चीजें आपको देगा वो सारी आपको सेल करनी होगी। और जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो शाम को आपको पोस्ट मास्टर को पकड़ा देंगे और अपने घर चले जाएंगे। ठीक है, पीओ की ये वर्क प्रोफाइल होती है। तो मैंने सारी आपको बता दी, सीओआरओडीओ, एसबीसीओ और पीओ। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट की वर्क प्रोफाइल पर। तो सॉर्टिंग से तो नाम ही क्लियर हो रहा है, आपको सिर्फ सॉर्ट करने हैं आर्टिकल पिन कोड के अकॉर्डिंग। तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो सॉर्टिंग स्टेशन पर होगी, जो कि रेलवे स्टेशन हो सकते हैं या बस स्टैंड हो सकते हैं। हमारा हिमाचल प्रदेश का एक ही सॉर्टिंग स्टेशन है, वो है मंडी में। मंडी बस स्टैंड के पास आप जाएंगे, उसके ऊपर ही हमारा सॉर्टिंग स्टेशन
उपस्थित है, वहां पर आप जा सकते हैं देखने के लिए कि कैसे काम होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी पब्लिक डीलिंग नहीं होती, लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो है शिफ्ट वाइज। यहाँ पर शिफ्ट वाइज काम होता है, क्योंकि सॉर्टिंग स्टेशन चौबीसों घंटे काम करता है। पोस्ट ऑफिस हमेशा मतलब रेलवे की तरह ही काम करते हैं, मतलब हर वक्त चालू रहते हैं, बस संडे को छोड़ के। बहुत से पोस्ट ऑफिस तो संडे को भी काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको शिफ्ट वाइज काम करना होगा, कभी आपको दिन में जाना पड़ेगा, कभी रात में जाना पड़ेगा, तो इससे आपकी थोड़ी सी रेगुलरिटी हैम्पर होगी। अगर आप रेगुलर रहने वाले बंदे हैं तो यहाँ पर आप रेगुलरिटी नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं तो आप इसको ऑप्ट ना करें। अगर आप हैबिचुअल है काम करने के, कभी आप दिन में भी कर सकते हैं रात में भी कर सकते हैं, तो आप सॉर्टिंग असिस्टेंट पर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पब्लिक डीलिंग नहीं मिलने वाली है और काम भी बहुत ज्यादा आसान होता है। कोई भी चिक चिक झिक झिक नहीं होती। आपके पास बैग आएंगे, आर्टिकल आएंगे, उनको आप सॉर्ट करेंगे पिन कोड के अकॉर्डिंग और बैग बनाकर डिस्पैच कर देंगे। यहाँ पर आपको एक हेल्पली एमटीएस भी मिला हुआ होता है, तो ऐसी कोई इसमें बात है नहीं है। नो चिक चिक नो झिक झिक, आराम से काम करिए। तो सॉर्टिंग असिस्टेंट भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, अगर आप शिफ्ट वाइज काम कर सके तो ही, क्योंकि आपको शिफ्ट चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने वर्क प्रोफाइल आपको दोनों की बता दी कि पोस्टल असिस्टेंट में आपसे क्या काम करवाएंगे और सॉर्टिंग असिस्टेंट में आपसे क्या काम करवाएंगे। ठीक है, तो अब हम सैलरी के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा अगला पॉइंट होने वाला है कि आपको पोस्टल असिस्टेंट में कितनी सैलरी मिलने वाली है। ये जो पोस्ट होती है वो लेवल 4 की पोस्ट होती है, जिसका बेसिक पे होता है 25,500 रुपए। जैसा कि आपको पता है सैलरी जो इंडिया में सिटी के हिसाब से बनती है, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। तो आपका बेसिक में 25,500 हो गया। डीए अभी 53% चल रहा है, लेकिन हम 2% अभी बढ़ने वाला है, तो 55% हम मानकर चलते हैं, तो इतना आपको डीए मिलेगा। ठीक है, एचआरए जो एक्स सिटी में होता है वो 30% होता है बेसिक पे का, वाई सिटी में आपका 20% होता है बेसिक पे का, और जेड सिटी में 10% होता है। तो इतना आपको एचआरए मिलेगा। ट्रांसपोर्ट जो है उसका फॉर्मूला होता है 1800 रुपए, मतलब एक्स सिटी के लिए होता है 3600 रुपए प्लस डीए, 3600 प्लस डीए। डीए की जो करंट रेट है वो लगाएंगे। वाई सिटी में 1800 प्लस डीए, जेड सिटी में आपका 1800 प्लस डीए। तो टोटल आपको अगर एक्स सिटी में पोस्टिंग हो रही है तो 52,000 रुपए आपको सैलरी मिलने वाली है। इसमें से जो मेजर डिडक्शन होगी वो सिर्फ एनपीएस की होगी, यानी 4-5 हजार रुपए आपके एनपीएस के कट जाएंगे, तो आपके अकाउंट में लगभग 48,000 रुपए आ जाएंगे। तो आप अगर एक्स सिटी में पोस्टिंग है आपकी ज्वाइन की हुई है तो आपको 48,000 रुपए सैलरी मिलेगी। अगर वाई सिटी में है तो 47,000 रुपए सैलरी मिलेगी, और अगर जेड सिटी में है तो 44,000 रुपए आपको सैलरी मिलने वाली है। तो ये मैंने आपको सैलरी डिस्कस कर दी कि आप ज्वाइनिंग के बाद कितनी सैलरी पाएंगे। तो अपनी सैलरी के लिए तैयार रहें, क्योंकि फर्स्ट सैलरी आपकी आने वाली है। इसके लिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करते रहें। आपको सैलरी मिलने वाली है अगर आप पोस्टल असिस्टेंट ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको पे स्लिप भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारे दोस्त है संदीप, जो कि हमारे साथ ही पोस्ट हुए थे, कुल्लू हेड ऑफिस में ये काम करते हैं। तो आप आपका अगर जाना हो कुल्लू में तो कुल्लू एचओ जाकर इनसे मिल सकते हैं और आप मेरा नाम ले सकते हैं, ये आपको अच्छी खातिरदारी कर देंगे। ठीक है, तो ये इनकी पे स्लिप है जो कि जनवरी 2025 की है, लेकिन जो बेसिक पे होता है वो तो 25,500 होता है, लेकिन इनको 2-3 साल हो चुके हैं, इसलिए इनके 3 इंक्रीमेंट लग चुके हैं, इसलिए इनका बेसिक पे अभी 27,100 रुपए है। डीए अभी इनको इतना मिल रहा है। जे ट्रांसपोर्ट अलाउंस है पूरा, क्योंकि 1800 प्लस 1800 पे जो डीए की करंट रेट है वो लगाएंगे। यही मैंने आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस का फॉर्मूला बताया था। हिमाचल प्रदेश की एक खास बात है, यहाँ पर आपको एक हार्ड एरिया अलाउंस भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो हिली एरियाज है यहाँ पर जाने में दिक्कत होती है, इसलिए हार्ड एरिया अलाउंस देकर सरकार उसको कंपेंसेट कर देती है, जो कि इतना आपको मिल रहा है। बहुत सी जगह हिमाचल में तो इतनी है जहाँ पर 6-7 हजार रुपए हार्ड एरिया अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो इनकी जो इनहेड जो सैलरी है टोटल 47,592 रुपए है। अब इसमें कुछ डिडक्शन होते हैं, जिसमें एनपीएस का ही मेजर डिडक्शन होता है, जो कि आपका पेंशन फंड होता है। ठीक है, और लाइसेंस फी है इनकी, जो कि क्वार्टर लेने पे कटती है। आप देख रहे होंगे इसमें एचआरए नहीं है। एचआरए क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने क्वार्टर लिया हुआ है, इसलिए इनकी लाइसेंस फी कट रही है। और ये इनका सेविंग फंड है 30 रुपया, यानी 4600 रुपए इनकी कट जा रहे हैं। तो इनको जो नेट सैलरी मिल रही है अभी 42,401 रुपए मिल रही है। और जो कुल्लू है ना, ये जेड सिटी है, इसलिए इनकी जो सैलरी है यहाँ पर 42,401 रुपए है। तो मैंने आपको ये पे स्लिप भी दिखा दी, तो सैलरी वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है इस पोस्ट में। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे के पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपका ट्रेनिंग पीरियड, जो कि सबसे ज्यादा खूबसूरत पीरियड होता है किसी भी नौकरी का, क्योंकि यहाँ पर आप ऑफिस से एकदम दूर होते हैं। 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जितने भी आपकी ट्रेनिंग होती है ना, आप उसी कोई चिक चिक झिक झिक, आप मतलब एकदम मस्ती से गुजारते हैं। ये भी नहीं है यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा काम करवाएंगे, मतलब आप पढ़ाएंगे सिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मजे के लिए होती है ट्रेनिंग, जाइए थोड़ी बहुत क्लासेस लीजिए, खेलकूद कीजिए, आप किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भाग लेते हैं तो वो सारा अपना दिखाइए। बहुत सर्कल से यहाँ पर लोग आते हैं, तो आपके कनेक्शन भी बहुत ज्यादा बन जाते हैं, इसी के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। ठीक है, तो ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है, यहाँ पर आपकी 2 महीने की इंडक्शन ट्रेनिंग होती है।
पोस्ट ऑफिस में सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग होगी। ऐसा नहीं है ये ज्वाइनिंग के तुरंत बाद हो जाएगी, ये कभी भी हो सकती है, लेकिन प्रोबेशन कंप्लीट होने से पहले हो ही जाएगी। तो 2 महीने की आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, जो कि पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स में आपकी होती है, जिन्हें हम शॉर्ट में पीटीसी भी कहते हैं। जो जो मेन पीटीसी है इंडिया के, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और रीजन वाइज ही आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। जैसे अगर आप नॉर्थ नॉर्थ इंडिया से हैं तो पीटीसी सहारनपुर में आपकी ट्रेनिंग होगी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगर आप वेस्ट इंडिया से हैं, मतलब आपकी पोस्टिंग वेस्ट इंडिया में, तो वडोदरा में आपकी होगी ट्रेनिंग। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं तो गुवाहाटी में होगी आपकी ट्रेनिंग। और साउथ से है, साउथ के लिए 2 है, तमिलनाडु और कर्नाटक। यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। और ट्रेनिंग आपकी तुरंत बाद नहीं होगी, क्योंकि स्लॉट्स के अकॉर्डिंग होती है। जैसे जैसे स्लॉट्स खाली होते जाते हैं पीटीसी में, लोग ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर जाते जाते हैं। ज्वाइनिंग के तुरंत बाद नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू अवेलेबल स्लॉट्स ट्रेनिंग इज कंडक्टेड। लेकिन प्रोबेशन से पहले ट्रेनिंग होना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, ठीक है। उसी के बाद आपका प्रोबेशन क्लियर होगा। और आपको पता है प्रोबेशन कितना होता है? प्रोबेशन आपका 2 साल के लिए होता है। 2 साल आपको थोड़े से मतलब दबकर काम करना पड़ेगा। दबकर मतलब ऐसा नहीं है आपको मतलब किसी की सुननी पड़ेगी, ये मतलब कहने के लिए प्रोबेशन। उसके बाद ही आप परमानेंट होते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। तो ट्रेनिंग आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको करवाएंगे क्या? आपकी थोड़ी बहुत क्लासेस चलेंगी, मतलब आपको सिखाएंगे कि डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, प्रैक्टिकल्स करके दिखाएंगे। जो भी मैंने आपको काम बताए थे वर्क प्रोफाइल में, उसके सारे प्रैक्टिकल यहाँ पर आपको करवाए जाएंगे। फिर एग्जाम भी होते हैं, जिसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स लेकर आने होते हैं, और मस्ती के साथ एग्जाम होते हैं एकदम। अगर यहाँ पर पास नहीं हुए, मतलब सब पास हो जाते हैं, ऐसा नहीं यहाँ पर कोई भी फेल हो गया, ठीक है। एग्जाम होता है और बहुत सारे स्पोर्ट्स वगैरह भी आयोजित होते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स, खाने पीने को बहुत ज्यादा मिलता है। मैं तो ट्रेनिंग नहीं कर पाया था, क्योंकि मैंने 9 महीने में छोड़ दी थी, लेकिन मैंने एएसओ की ट्रेनिंग करी हुई है। तो काफी मजा आता है ट्रेनिंग में आपको। मेरा जो मोटिव होता था ट्रेनिंग का, वो होता था खाना पीना। जैसे ही खाना होता था, मैं तो सीधे खाने के लिए भागता था, ठीक है। तो ट्रेनिंग आपकी 2 महीने की होगी, ज्वाइनिंग के तुरंत बाद नहीं होगी। जैसे ही स्लॉट खाली होंगे वैसे ही आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो ट्रेनिंग भी काफी अच्छी होती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, आपका है ट्रांसफर। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में रहने वाले हैं, तो आपकी किस किस तरीके से ट्रांसफर होने वाले हैं, कौन कौन से रूल अभी प्रचलित है ट्रांसफर के लिए पोस्ट ऑफिस में। तो सबसे पहला जो रूल है वो रूल 38 है, जिसके तहत आप ऑल इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर ले सकते हैं, जो कि काफी ओपन रूल है, काफी निष्पक्षता के साथ होता है। ऐसा नहीं है इसमें कोई भी पार्शियलिटी काम करती है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, आप जाते ही ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जब तक कि आपको 1 साल नहीं हो जाती पोस्ट पर काम करती हो, तब तक आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यानी इसकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है सर्विस, मिनिमम आपकी 1 साल की सर्विस होनी ही चाहिए, तभी आप ट्रांसफर के लिए एलिजिबल होंगे अंडर रूल 38, ठीक है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर ही अप्लाई करना होता है, वो आपके डिवीजन ऑफिस वाले बता देंगे। उनके डायरेक्शन में आप अपना ट्रांसफर अप्लाई कर सकते हैं। और लिस्ट जो है वो क्वार्टरली अपडेट होती है इसकी, मतलब आप अप्लाई करके छोड़ देंगे। आपने किसी डिवीजन के लिए ट्रांसफर लगाया और वहां पर वेटिंग लिस्ट चल रही है, अभी मान के चलिए 200। आपने जैसे ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया तो आपका 201वां नंबर होगा। तो जैसे ही उस डिवीजन में सीटें खाली होती जाती है, ये लोगों के ट्रांसफर होते जाते हैं, और जिस वक्त आपका नंबर आएगा उसी वक्त आपका ट्रांसफर ऑर्डर आ जाएंगे और आप अपने भी होम टाउन में जा सकते हैं। तो ट्रांसफर काफी अच्छे हैं पोस्ट ऑफिस में। यही एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपको अपने घर में भी नौकरी दे सकता है, क्योंकि हर जगह पोस्ट ऑफिस अवेलेबल है। तो ये तो पहला रूल हो गया अंडर रूल 38। लेकिन एक रूल और है म्यूचुअल ट्रांसफर का। इसके लिए आपकी कोई भी मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस जरूरी नहीं है। आप जाते ही म्यूचुअल ट्रांसफर भी अप्लाई कर सकते हैं। वो आप डिवीजन वालों से पूछ लीजिएगा कि कैसे म्यूचुअल ट्रांसफर अप्लाई करना है। इसकी जो मतलब लेंथ ऑफ सर्विस तो चाहिए नहीं, आप जाकर ही कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो जरूरी बात है वो ये है कि आप जिसके साथ म्यूचुअल ट्रांसफर ले रहे हैं उसकी और आपकी कैटेगरी सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर आप जनरल के हैं तो वो भी जनरल का होना चाहिए, आप कैटेगरी के हैं तो वो भी उस कैटेगरी का होना चाहिए। और साथ में मोड ऑफ सिलेक्शन भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये है, अगर आप डायरेक्ट रिक्रूट है तो सामने वाला भी डायरेक्ट रिक्रूट ही होना चाहिए, अगर आप प्रमोटी है तो सामने वाला भी प्रमोट ही होना चाहिए। तो ट्रांसफर के पोस्ट ऑफिस में सिर्फ यही 2 रूल है, पहला रूल 38 और म्यूचुअल ट्रांसफर, यानी यही सबसे ज्यादा प्रचलित होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे कैसे ट्रांसफर ले सकते हैं। ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, और बाकी इसमें डिटेल में जानकारी बहुत है, और उतना बताना पॉसिबल भी नहीं है। आप जब डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आप इनसे अच्छे से कंसल्ट करके पूछ सकते हैं। ओवरव्यू देना जरूरी है, बाकी नॉलेज तो आप ले ही लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब है आपका प्रमोशन। प्रमोशन जो है पोस्ट ऑफिस में वो इतनी ज्यादा फास्ट नहीं है। मैं उसका कारण बता देता हूँ, क्योंकि मैंने सर से ही पूछा था। जो पोस्ट ऑफिस है वो उतने ज्यादा तभी अच्छे चलेंगे जब वहां पर बाबुओं की संख्या ज्यादा होगी। यानी पोस्टल असिस्टेंट जितने ज्यादा होंगे उतने अच्छे पोस्ट ऑफिस रन करेंगे। यहाँ ऑफिसर्स की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसीलिए प्रमोशंस पोस्ट ऑफिस में थोड़े से स्लो है, मतलब इतने फास्ट नहीं है।
जो तरीके हैं प्रमोशन के वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला तो है आपका एग्जाम के थ्रू प्रमोशन होगा। इसमें क्या होता है, आप पोस्टल असिस्टेंट ज्वाइन किए, आपको 8 साल हो गई इस सर्विस में, तो आप एग्जाम दे सकते हैं इंस्पेक्टर का। यानी आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देंगे 8 साल बाद और आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे, जो कि आप एसएससी सीजीएल के थ्रू भी लगते हैं। 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। ठीक है, पहला एग्जाम होगा आपका 8 साल बाद और आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे। ठीक है, ये लास्ट एग्जाम होगा, इसके बाद आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला। इसके बाद जो होगा वो सीनियोरिटी के बेसिस पर ही होगा। तो पहला है एग्जाम के थ्रू, एग्जाम होगा 8 साल बाद और आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे। फिर इंस्पेक्टर के बाद आपका अगला प्रमोशन होगा 8 से 10 साल में ही होगा और आप बनेंगे एएसपी। ये वो एएसपी बोलेंगे पुलिस वाला, ये पोस्ट ऑफिस वाला एएसपी है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। यानी 8 साल बाद इंस्पेक्टर बने और 8 से 10 साल बाद आप एएसपी बन जाएंगे, जो कि सीनियोरिटी पे बेसिस होता है और इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होता। फिर एएसपी के बाद आप बनते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, जिसमें भी 8 से 10 साल आपके आराम से लग जाने हैं। और ये टाइम कोई फिक्स नहीं है, इतना ही लगेगा, कम भी लग सकता है और ज्यादा भी लग सकता है। पहला एग्जाम तो आपका फिक्स है कि इंस्पेक्टर बन जाएंगे आप 8 साल में, लेकिन उसके बाद कोई फिक्स नहीं है। जैसे जैसे ऊपर सीट खाली होती जाती है, लोगों के प्रमोशन होते जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला फर्स्ट एग्जाम के थ्रू। तो दूसरा जो प्रमोशन होता है वो होता है सीनियोरिटी के थ्रू। यानी आप बहुत ज्यादा आलसी हैं, आपको एग्जाम देना ही नहीं है, तो आपके सीनियोरिटी के थ्रू आपके प्रमोशन होंगे। इसमें पता है क्या होता है, एमएसीपी लगती है, जो फिक्स होती है, ये आपको मिलनी ही मिलनी है। मतलब इसमें आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही आपको 10 साल हो जाएंगे पीए पर काम करते हुए, तो आपको पहली एमएसीपी मिलेगी और आपका ग्रेड पे बढ़ जाएगा। आपका 2800 ग्रेड पे हो जाएगा 2400 से। फिर जैसे ही आपको अगले 10 साल और हो जाएंगे, आपका ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे हो जाएगा और आपको फिर और 10 साल हो जाएंगे, तो जो आपका ग्रेड पे है वो 4600 ग्रेड पे हो जाएगा और इतने में आप बुढ़िया जाएंगे। यानी आपका बुढ़ापा आ जाएगा और आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। इससे ज्यादा आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो पहला एग्जाम के थ्रू हो गया, दूसरा सीनियोरिटी के थ्रू हो गया, जिसमें आपके 3 प्रमोशन होंगे, यानी एमएसीपी बोलते हैं इनको एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा में। 10 साल में मिलेगी, पहले ग्रेड पे बढ़ेगा, फिर अगले 10 साल में ग्रेड पे बढ़ेगा और फिर अगले 10 साल में आपका 4600 ग्रेड पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके प्रमोशन ऐसे चलते हैं पोस्ट ऑफिस में, ज्यादा फास्ट नहीं है, क्योंकि इनको सिर्फ बाबू चाहिए, पोस्टल असिस्टेंट ही चाहिए, तभी बहुत ज्यादा अच्छे से काम होगा। ठीक है, मैं एक टर्म और इसमें बताना चाहूंगा, 2-3 टर्म होते हैं वो आप जान लीजिए, क्योंकि पहले से ही बता देता हूँ ताकि आपको नया ना लगे। एक होता है एलएसजी, लोअर सिलेक्शन ग्रेड। एक होता है एचएसजी, HSG 2, HSG 1, इसे बोलते हैं हायर सिलेक्शन ग्रेड। तो ये पोस्ट मास्टर होते हैं, मतलब पोस्ट मास्टर कुछ नहीं होता, वो पोस्टल असिस्टेंट ही होता है, बस वो सीनियर होता जाता है और उसका एलएसजी एचएसजी नाम पड़ जाता है। पता है, अगर आप एलएसजी ग्रेड के पोस्ट मास्टर है, तो इसका मतलब ये है, अगर आपके पोस्ट ऑफिस में 3 हैंड है, यानी 3 लोग काम करते हैं, 3 पोस्टल असिस्टेंट आपके ऑफिस में काम करते हैं, तो आप एलएसजी ग्रेड के पोस्ट मास्टर कहलाते हैं। यानी ट्रिपल हैंड ऑफिस, ट्रिपल हेड ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर होता है उसी को हम एलएसजी बोलते हैं। ये पोस्टल असिस्टेंट ही होता है, बस इसका नाम थोड़ा हाई फाई रख दिया है। इसी तरीके से अगर आपका 4 हैंड का ऑफिस है, 4 हैंड ऑफिस है, तो आपका एचएसडी 2 ग्रेड का पोस्ट मास्टर होगा वहां पे, हायर सिलेक्शन ग्रेड। और एचएसडी 1 का पोस्ट मास्टर क्या होता है, जो हेड ऑफिस होते हैं ना, हेड पोस्ट ऑफिस जो होते हैं, उनका जो पोस्ट मास्टर होता है वो एचएसडी 1 ग्रेड का पोस्ट मास्टर होता है। हमारा जो पोस्ट ऑफिस था वो 4 हैंड वाला था, तो वहां पर जो पोस्ट मास्टर मैडम थी हमारी, वो एचएसडी ग्रेड की थी। ठीक है, तो ये टर्म आप जान लीजिए, जिससे आपको बाद में नया ना लगे, मैंने आपको बता दिया है। तो प्रमोशन आपके इस तरीके से रन करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको एडवांटेज बता देता हूँ, जो कि इस पोस्ट की सिर्फ एक ही एडवांटेज है, बाकी इस पोस्ट में इतना अच्छा कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत से तो बोलते हैं सबसे घटिया डिपार्टमेंट है, लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। इतने लाखों लोगों को ये रोजगार दे रहा है, तो यानी हम अगर कोई हमारी रोजी रोटी है तो वो अच्छा ही है हमारे लिए। ठीक है, इसकी जो वन एंड ओनली एडवांटेज है वो है आपकी होम पोस्टिंग। अगर आपकी नौकरी चाहे कहीं भी है, मतलब कहीं भी आप नौकरी कर रहे हैं और आपका घर चाहे कहीं भी है, भले ही सियाचिन ग्लेशियर में हो या फिर अंडमान निकोबार में हो, चाहे पानी के अंदर घुस के हो, अगर आपकी कहीं भी घर है और आप वहां पर ट्रांसफर चाहते हैं, तो यही एक ऐसा डिपार्टमेंट है पोस्ट ऑफिस, जो आपकी नौकरी अपने घर पे भी दे देगा, चाहे आपका घर कहीं भी क्यों ना हो। तो बस इसी की यही एडवांटेज है, और ट्रांसफर भी आसानी से हो जाते हैं। जैसे जैसे वैकेंसी खाली होती जाती है, आराम से ट्रांसफर होता है, कोई भी इसमें धांधलेबाजी नहीं होती है, क्योंकि सारा ऑनलाइन ही सिस्टम चल रहा है। तो यही इसकी एडवांटेज है कि होम पोस्टिंग। मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो हमारी ऑफिस में लगे हुए थे,
एएसओ लगे हुए थे। वो लड़का था, वो नॉर्थ ईस्ट का था, मान के जो नागालैंड का होगा, तो उसका ऐसा ही नाम था थोड़ा अजीब सा, तो वो नॉर्थ ईस्ट का था। वो एएसओ की नौकरी छोड़ के चला गया, इसलिए सिर्फ होम पोस्टिंग के लिए, भले उसे कोई मतलब नहीं था लेवल से। लेवल 4 हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर घर में रहेंगे तो खुश रहेंगे। तो यही इसकी एकमात्र एडवांटेज है जो कि इसको बहुत ज्यादा खूबसूरत पोस्ट बना देती है बाकी हाई ग्रेड में की पोस्ट के मुकाबले। तो ये मैंने आपको एडवांटेज बता दी, और ज्यादा खास इस पोस्ट में कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं अब लास्ट पॉइंट पर, कि ये सवाल सबसे ज्यादा मुझसे पूछा जाता है कि भैया क्या हम इसके साथ नौकरी के साथ आगे की पढ़ाई कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि हम सभी देखते हैं, जब मैंने नौकरी ज्वाइन नहीं की थी मुझे लगता था यार पोस्टमैन तो अब आते ही नहीं है, पोस्टमैन अब दिखते ही नहीं है, चिट्ठियां ही नहीं आती, तो पोस्ट ऑफिस में क्या ही काम होता होगा। भाई जब अंदर गया ना मेरी आंखें फट गई। भाई बैंकिंग का पूरा काम है, एफडी, आरडी, टीडी, जितना भी बैंकिंग में काम हो सकता है वो सारा पोस्ट ऑफिस ने ले रखा है। लाइफ इंश्योरेंस भी है पोस्ट ऑफिस का तो, और बुकिंग, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, पार्सल, बिजनेस पार्सल, अमेजन ने भी टाई अप किया हुआ है इंडिया पोस्ट के साथ, इसलिए अपने पार्सल पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट पास है इसलिए सस्ता भी है। भाई पूरा बुकिंग का काम है हमारे पास, और स्टाम्प सेल होती है, आईपीओ, मनी ऑर्डर, इतनी सारी तमाम चीजें, गंगा जल बेचते हैं, न जाने क्या क्या पोस्ट ऑफिस में ले रखा है, पासपोर्ट बनाते हैं। भाई इतना काम है पोस्ट ऑफिस में। आपकी अगर 8 घंटे की ड्यूटी है ना 9 से 5, तो आपको 7.5 घंटे काम करना पड़ेगा यहाँ पे, 7.5 घंटे। सिर्फ 30 मिनट का लंच होता है, सिर्फ 30 मिनट का, और उसमें भी 1 से 1.5 लंच होता है। अगर आपकी एक बच्चे 31 मिनट पर पहुंचे तो जनता आपके खून खून पी जाएगी। इतनी मतलब ऐसी है मतलब जनता हमारे भारत की। तो बहुत ज्यादा काम है पोस्ट ऑफिस में, आप बिल्कुल भी यहाँ पर रिलैक्स नहीं करने वाले हैं। मतलब कुछ ऑफिस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर रिलैक्स भी हो। हमारा जो सब ऑफिस था वहां तो बहुत ज्यादा काम था। अगर आपकी पोस्टिंग हेड ऑफिस में है तो वहां तो बहुत ज्यादा काम होगा। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा आप सब ऑफिस ऑप्ट करें। सब ऑफिस, सब ऑफिस में इतना ज्यादा काम नहीं होता है। एचओ में है तो बहुत ज्यादा काम होगा, एसओ में काम बिल्कुल भी मतलब ना के बराबर होगा। ना के बराबर मतलब इतना ज्यादा काम नहीं होगा जितना एचओ में होता है। तो आप कोशिश करें सब ऑफिस में ही अपनी पोस्टिंग करवा लें जैसे तैसे, रिक्वेस्ट बेसिस पर भी। तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आने वाली है इस जॉब के साथ पढ़ाई करने में, क्योंकि सिर्फ संडे की ही छुट्टी है, शनिवार को भी आपको जाना ही पड़ेगा। तो एक दिन तो आपका यहाँ पर मर गया, बस आपके पास संडे बचा है। तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, देर रात में पढ़ना पड़ेगा, तो जैसे भी आपको करना पड़ेगा, करना तो है ही। तो मैंने आपको बता दिया कि आप इसके साथ तैयारी कर सकते हैं या नहीं, वो आप पर डिपेंड करेगा कि आपकी कैपेबिलिटीज कितनी है। ठीक है, तो मैंने मोस्टली सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस कर दिए हैं। तो मैं थोड़ी सी आपको फोटो भी दिखाना चाहूंगा कि मेरी कैसी कैसी यादें हैं हमारे पोस्ट ऑफिस के साथ, जो कि मैंने लास्ट के लिए बचा के रखी थी। तो कुछ फोटोज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। देखो, ये सारे हमारे ब्रांच वाले हैं। मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि ट्रेनिंग थी, हमारे जो एसओ था सब ऑफिस, उसमें ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हुई थी और मुझे ट्रेनर बना दिया था। सर हमारे छुट्टी पे थे तो मेरा नाम भेज दिया कि अभी से जाकर ट्रेनर बन जाएगा। तो सारे ही हमारे ब्रांच वाले आए हुए थे और काफी अच्छे लोग हैं, मुझे बहुत अच्छी अच्छी यादें इन्होंने दी हुई है। तो ये ब्रांच वाले आए हुए थे, ये तब का फोटो है। ये हमारा ऑफिस है प्यारा सा, यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, सबको ट्रेनिंग दी थी, जो भी आता था वो मैंने सिखा दिया था, और खाई पिया था, ऐश की थी ट्रेनिंग के नाम पर, तो ऐश होती है बस और कुछ नहीं। ये मेरा पहले दिन का फोटो है, ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा फोन नहीं था। ये हमारी मैडम बैठी हुई है, ये हमारे सर थे लाहौल स्पीति के, बहुत अच्छे सर थे, बहुत प्यारे सर थे। ये मेरा बाहर से कुछ इस तरीके से पोस्ट ऑफिस दिखता था, बुनकर पोस्ट ऑफिस। आप जा सकते हैं अभी भी यहाँ पर मेरे बारे में पूछ सकते हैं, सब आपको बता दें क्योंकि सब जानते हैं मेरे को। भले ही मैं कम टाइम रखा था लेकिन मैंने अपनी बहुत ज्यादा पहचान बना ली थी। ये हमारी मैडम थी जिन्होंने मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। ये कहती थी भाई डिपार्टमेंट से निकल जाओ और अच्छी जगह पर जाओ, ऊंची पोस्ट पर जाओ। मतलब ये तो डिवीजन वालों से भी लड़ जाती थी, जब मुझे छुट्टी चाहिए होती कि नहीं मिलेगी छुट्टी तो कैसे नहीं मिलेगी, मिलेगी जरूर मिलेगी, तुम जाओ पढ़ाई करो। तो ये मेरी कुछ यादें हैं पोस्ट ऑफिस की जो कि मुझे बहुत याद दिलाती है। मेरे को लगभग 1.5-2 साल हो चुके हैं हिमाचल से आए हुए, लेकिन फिर भी मैं आज भी याद करता हूँ हर दिन की, वो दिन तो बहुत ही अच्छे थे। तो दोस्तों मैं ज्यादा सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार रिकैप ले लेते हैं। देखो ये हो चुका है सर्कल लोकेशन, डिवीजन, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, पोस्टिंग के बारे में मैंने बता दिया, वर्किंग प्रोफाइल मैंने बता दी, सैलरी मैंने डिस्कस कर दिया है पूरा, ट्रेनिंग के बारे में बता दिया, ट्रांसफर, प्रमोशन, एडवांटेज, फर्दर स्टडी भी मैंने आपको बता दिया है। तो सारे डाउट्स ऑलमोस्ट मैं क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपका इसके बाद भी कोई डाउट बचा है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं पर्सनली आंसर आपको कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को हर एक पोस्टल असिस्टेंट के साथ। और शेयर करना तो बनता ही है भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो में, इतना आसान नहीं है ये सब। पहले सारा डाटा कंपाइल करना, फिर क्या बोलना है ये सोचना, फिर पीपीटी बनाना, वीडियो बनाना, इतने तो रीटेक लगते हैं वीडियो बनाने में। तो भाई वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तभी हमारा हौसला अफजाई होगी और हम अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे।
तो ये आपके लिए टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ हम चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट शेयर करते रहते हैं, ठीक है। और ये इंस्टाग्राम पेज है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। हम यहाँ पर जितने भी जीके फैक्ट्स होते हैं वो सारे शेयर करते रहते हैं, तो इसलिए भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब एक लास्ट बात, जो कि मैं आपके लिए शायरी लेकर आया हूँ, जो कि मैं ही लिखता हूँ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था आपको, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो बहुत अच्छी शायरी है। एक सोची समझी साजिश के तहत शुरू हुई जिंदगी, वहां खत्म हुई जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। आप देखते हैं भाई, जिंदगी कैसे सोची हुई समझी हुई शुरू होती है, हमें नहीं पता होता, किसी ने वो जिंदगी लिखी है, सोची समझी साजिश है, और हम बस जी रहे होते हैं। और खत्म कहाँ होती है हम भी नहीं सोच सकते, सिर्फ उसको ही पता होता है। एक सोची समझी साजिश के तहत शुरू हुई जिंदगी, वहां खत्म हुई जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक पर। बाय बाय गाइस।